लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के साथ में स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जिन नेशनलिस्ट्स की हम लोग बात करने वाले हैं, दीज आर बेसिकली द एक्सट्रीमिस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, सो द ब्रिटिश एडवोकेटेड द बंगाल दैट बंगाल वाज डिवाइडेड। एक सेकेंड, सूरत स्प्लिट, स्वदेशी, हाँ सही है भाई। ओके ओके, आई एम सॉरी गाइस। हाँ, सो द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। सो द ब्रिटिश एडवोकेटेड दैट बंगाल वाज डिवाइडेड टू एफिशिएंटली एडमिनिस्टर द प्रोविंस। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने एक चीज देखी, क्योंकि अब नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है, ये जो नेशनल मूवमेंट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब ये बहुत वाइड स्प्रेड हो गया था, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में फैल चुका था। ठीक है, और इसका मेन सेंटर पता क्या था? मेन सेंटर वॉज बंगाल। तो इन्होंने देखा कि हम कैसे जो ना बंगाल में जो ये बढ़ती हुई नेशनलिज्म की भावनाएं हैं, इन्हें हम कैसे जो ना सप्रेस कर सकते हैं। सो दे सॉ अ अपॉर्चुनिटी दैट कि अगर हम लोग बंगाल को बीच में से डिवाइड करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो गया था ना, सबसे मेन रीजन नेशनलिज्म सबसे ज्यादा ऊपर उधर पे इसलिए था क्योंकि हिंदू एंड मुस्लिम की एक यूनिटी थी। ठीक है, सो दे सॉ अ अपॉर्चुनिटी थी कि अगर हम लोग मान लो इनके बीच में एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई कर दें, ठीक है, सो बेसिकली फिर हम बहुत इजीली रूल कर सकते हैं। So the British advocated that Bengal was divided to efficiently administer the province. However, the British government had the following sinister plans behind the partition of the province. Bengal was an important epicenter, ठीक है, of Indian nationalism. The British hoped that by dividing the province on communal lines, मतलब कि एक पोर्शन में हिंदूज, एक पोर्शन में मुस्लिम्स, they would be able to stop the rising wave of nationalism. The partition also aimed at curbing the influence of Bengal by reducing the Bengalis in minority in their home state. ठीक है, own home state. Then after that, Bengal was divided in line with the policy of divide and rule followed by the British. So the people of Bengal and the Indian nationalists severely criticized the partition of Bengal. They opposed the partition on the grounds that it was a deliberate attempt by the British to divide the Bengalis on religious and territorial grounds. Soon द गवर्नमेंट मेट विद अ स्ट्रॉन्ग एंटी पार्टीशन मूवमेंट। उस टाइम पे भाई बहुत बिल्कुल लोग जो ना सड़क पे उतर आए थे और उन्होंने बोल दिया था कि हमारा बंगाल हम डिवाइड नहीं होने देंगे। उसके बाद में भी प्रोसीड। सो नेक्स्ट वी हैव द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 इन कांग्रेस। तो सबसे पहले तो द स्वदेशी मूवमेंट created a rift between early and assertive nationalists, while the assertive nationalists wanted to use the Swadeshi and boycott movements as a weapon to unsettle the British in India. The early nationalists did not support the boycott movement as it was contrary to their policy of petition and persuasion. So basically यहाँ पर इनके बीच में क्या हो जाता है ना, एक बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है। ये क्लैश क्यों होता है? क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम लोग बॉयकॉट भी करेंगे, ठीक है, हम स्वदेशी मूवमेंट को यूज करेंगे और हम बॉयकॉट मूवमेंट को यूज करेंगे। वेर एज जो मॉडरेट्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि बेटा तुम बॉयकॉट मूवमेंट को यूज मत करो, क्योंकि हम तो पर्चे लिखने वाले लोग हैं। ठीक है, हम तो जो है बेसिकली मतलब हम उनके प्रोडक्ट्स को जो ना जलाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम कोई भी ऐसे अनपीसफुल वे को जो ना यूज नहीं करने वाले। सो वाइल द असर्टिव नेशनलिस्ट wanted to spread the movement outside Bengal, the early nationalists wanted the movement to remain confined within Bengal. ठीक है, so the Congress session of 1906 condemned the partition of Bengal and declared Swaraj or self government as the goal of the Indian National Congress. तो यहाँ पर से एक और डिफरेंस आया। The difference between the two sections of the INC became apparent in 1907 session of Congress held in Surat, और तब जो है कांग्रेस स्प्लिट हो गई। ठीक है, so while the assertive nationalist proposed the name of the Lala Rajpat Rai as the president of the Surat session, तो वहीं अर्ली नेशनलिस्ट ने जो ना राज बिहारी घोष को एक तरीके से अपॉइंट किया था फॉर द चेयर। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो there were discussions and debates in the Surat session among both factions. However, there was no conciliation between both groups, leading to the split in Congress. ठीक है, so the split in the INC was an unfortunate event in the Indian history. ठीक है, the assertive nationalists remained out of the Congress for many years. उन्होंने जो ना एकदम से बस उन्होंने कहा भाई हमें तुमसे मतलब नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट्स ने बोला कि हम तो भाई निकल रहे हैं। डिटरमाइंड द इट अंडरमाइंड द नेशनल मूवमेंट इन द कंट्री। द ब्रिटिश टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड यूज्ड द पॉलिसी ऑफ कंसेशन एंड रिप्रेशन व्हाइल दे ग्रांटेड सम कंसेशंस टू द अर्ली नेशनलिस्ट। उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट्स को जो ना बेसिकली मारना स्टार्ट कर दिया। They repressed the activities of the assertive nationalists. Both the early and assertive nationalists were reunited in the 1916 session of Congress held at Lucknow. तो मैं फिर से बता दूं, 1883 में जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में
जो आईएनसी का लाइक आइडिया प्रपोज किया गया वो 1885 में फुलफिल हुआ दिसंबर में। तो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है पहली बैठक हुई। उसके बाद में 1907 में जो ना बेसिकली स्प्लिट हुआ सूरत में, और उसके बाद में 1916 में लखनऊ में जो ना एक पैक्ट साइन हुआ, जिसकी वजह से वो वापस से लाइक एक मत हो गए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो मेथड्स क्या थे इनके। सबसे पहला मेथड था भैया स्वदेशी। सो they wanted to use the Indian products. They wanted to like promote the goods of the indigenous industries. So Swadeshi means the use of goods which are produced by the indigenous industries. So Swadeshi aims at the making the country self-reliant and self-sufficient. The assertive nationalists used like Swadeshi as a tool not only to promote the Indian industries but also to hit the British economic interests. ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, देन वी हैव द बॉयकॉट मूवमेंट। अब बॉयकॉट मूवमेंट क्या था, बेसिकली यहाँ पर से लोग क्या कर रहे थे, द असर्टिव नेशनलिस्ट स्ट्रेस्ड ऑन द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स इन एन एफर्ट टू लाइक बूस्ट लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज। और उसके साथ साथ वो जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ रहे थे इंडियंस के लिए, क्योंकि अगर इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी तो लोगों को और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। उसके बाद में नेशनल एजुकेशन। सो अ नेशनल लाइक स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज प्लान्ड एज एन अल्टरनेटिव ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटीज। तो उन्होंने खुद के अपने लाइक इंस्टीट्यूशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। द असर्टिव नेशनलिस्ट अर्ज स्टूडेंट्स टू एनरोल इन द नेशनल स्कूल्स। मैनी नेशनल स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द ईस्ट बंगाल। उसके साथ साथ असर्टिव नेशनलिस्ट्स ने क्या किया, ऑल्सो एम्ड एट प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू पीपल थ्रू वर्नैकुलर, मतलब कि लोकल लैंग्वेजेस के थ्रू भी उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में पैसिव रेजिस्टेंस क्या आई, सो द असर्टिव लीडर्स फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन टू अचीव द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, दे दस अर्ज्ड द पीपल नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एंड टू बॉयकॉट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कोर्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या हुआ था, असर्टिव नेशनलिस्ट ऑफन रिकॉल्ड द ग्लोरियस पास्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, दे इन्वोक्ड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पीपल, जैसे कि जो है तिलक ने जो ना शिवाजी फेस्टिवल कराना स्टार्ट कर दिया था इन 1895। दे वर ऑल्सो रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर अटेनिंग द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। तो अब पहली बार ऐसा जज्बा देखने को मिल रहा था कि लोग अपनी जान भी दे सकते हैं फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देन आफ्टर दैट रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। So because assertive nationalists demanded complete independence and followed radical methods to achieve the same, they were brutally suppressed by the government. समझ रहे हो? अब अर्ली नेशनलिस्ट क्या होते थे, वो प्रेयर करते थे, वो प्रोटेस्ट करते थे, वो हाथ जोड़ते थे। ये भाई सीधा लाठी उठा के साथ में आ जाते थे कि हाँ भाई तुम हमें दो मारो, हम भी तुम्हें चार चिपकाएंगे। ठीक है, सो इन 1908 तिलक was sentenced to 6 years of rigorous imprisonment। ठीक है, इन मेंडले प्रिजन इन बर्मा। लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड टू बर्मा विदाउट एनी ट्रायल। तो लोगों ने जो मतलब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था विदाउट एनी ट्रायल। तो अब हम कुछ लाइक ग्रेट पर्सनैलिटीज की बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहले आते हैं ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थी, इन्होंने ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी अंडर द गाइडेंस ऑफ रानाडे इन 1884। तिलक वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट हु ओपनली डिक्लेयर्ड दैट स्वराज इज द गोल ऑफ द पीपल। ही सेड स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट इंडिया विल नॉट गेट फ्रीडम बाय सेंडिंग पेटिशंस बट बाय कॉन्क्रीट एक्शंस, मतलब कि आपको ईट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा या फिर पत्थर का जवाब ईट से देना पड़ेगा। आई डोंट नो द सेइंग। ठीक है, उसके बाद में तिलक स्टार्टेड द गणपति फेस्टिवल टू स्प्रेड एंड प्रोपोगेट द नेशनलिस्ट आइडियाज थ्रू सॉन्ग्स एंड स्पीचेस। ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर्स, केसरी एंड केसरी एंड बाल गंगाधर तिलक महरता। ठीक है, मतलब कि इन्होंने जो है 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, एक किया था स्टार्ट केसरी एंड देन दूसरा महारट्टा। ठीक है, जो कि बेसिकली इनका केसरी जो न्यूज़पेपर था वो जो है बेसिकली मराठी न्यूज़पेपर था। ठीक है, और महारट्टा जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर था। ठीक है, और उसके साथ साथ इन विच ही प्रीच्ड नेशनलिस्ट आइडियाज अमंग द पीपल। ही आल्सो रोट 2 बुक्स, गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, ही स्टार्टेड द होम रूल लीग एट पुणे इन 1916 फॉर अटेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्होंने होम रूल लीग को भी स्टार्ट किया था। He is considered as a forerunner to Gandhi. Like Tilak, Gandhi also believed in the principle of Swaraj. Both Tilak and Gandhi had mass followings. Tilak preached the ideas of Swadeshi, boycott, prohibition, which were also upheld by the Gandhi ji. ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, so now we have the बिपिन चंद्रपाल जी। ठीक है, so he was a journalist. वो एक जर्नलिस्ट थे who spread his nationalist ideas through the newspapers such as
बंगाल पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, द ट्रिब्यून एंड द न्यू इंडिया, इनके 3 न्यूज़पेपर्स थे। हिज राइटिंग्स वर कंसिडर्ड सेडिशियस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको ऐसा लगता था कि वो एक तरीके से जो ना बहुत ज़्यादा लोगों को जो है भड़काते हैं, ठीक है। ही वॉज एन इन लाइक फेवर ऑफ इम्पार्टिंग नेशनल लाइक एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू हिम नेशनल एजुकेशन शुड बिकम द बेसिस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, के लोगों को आप पढ़ा रहे हो, ये आपका एकदम सिंपली एक बेसिस हो जाना चाहिए of the Indian national movement. He was a social reformer who advocated widow remarriage and female education. He opposed the oppressive caste system as well. ठीक है, उन्होंने caste system को भी जो ना लेकर के उसमें जो basically inequalities होती थी उनको भी like suppress किया. बिपिन चंद्रपाल supported the development of indigenous industries in India as well. उसके बाद में then we have लाला लाजपत राय जी, ठीक है। तो इनकी जो है एक मंथली मैगजीन हुआ करती थी called Young India to inspire people to join the national movement, ठीक है, for attaining स्वराज। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो he also founded पंजाबी वंदे मातरम, एक उर्दू डेली एंड पीपल एंड इंग्लिश वीकली, ठीक है, ये और भी कुछ इनके न्यूज़पेपर्स थे। उसके साथ साथ ही कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू सोसाइटी एज अ सोशल रिफॉर्मर। ही वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द आर्य समाज, वो आर्य समाज का एक पार्ट थे। ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपेंडिंग द डीएवी कॉलेज इन लाहौर इन 1886। उसके बाद में 1886 में उन्होंने डीएवी कॉलेज को भी काफ़ी एक्सपेंड किया। ही फाउंडेड मैनी ऑर्फनेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। ही ऑल्सो फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट। उसके बाद में ही विजिटेड मैनी कंट्रीज टू क्रिएट एंड मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, इन फेवर ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ही ज्वाइंड द गदर पार्टी इन द अमेरिका इन 1914, ठीक है। उसके बाद में जो इनकी यंग इंडिया में इनकी राइटिंग्स होती थी, इंस्पायर्ड मेनी इंडियन यूथ टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ही लेड अ प्रोसेशन एट लाहौर अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन 1928, जब उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया और तब उनकी डेथ हो गई 1 महीने बाद। फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, ठीक है। तो अभी अपन इस चैप्टर के साथ में स्टार्ट करते हैं, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले तो लॉस ऑफ सॉवरेनिटी बाय द मुस्लिम रूलर्स। सो द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर पावर एंड रूल in India after like dethroning the Mughal rulers. So obviously the Muslims thus became the bitter enemies of the British. The British discriminated the Muslims against the Hindus as they held the Muslims responsible for the uprising of 1857, ठीक है। तो उन्होंने जो ना मुस्लिम्स को बेसिकली एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया था फॉर द अपराइजिंग्स ऑफ 1857. Later after 1870 the British changed its attitude towards the Muslims to put a check on the rising tide of nationalism. उनको क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना था, तो उन्होंने एकदम से अपना ओपिनियन चेंज कर दिया अबाउट द लाइक मुस्लिम रूलर्स. सो दे thus encouraged these separatist and communal tendencies in the country. So policy of divide and rule ये है क्या? So the British encouraged the separatist tendencies like in India and followed a policy of divide and rule. This policy was carried out in the following manner. कैसे? So in 1871, Urdu was made the medium of instruction for Muslims in primary and secondary schools. Government aid was also provided to educational institutions which were run by the Muslims. ठीक है, they tried to create religious hatred among the Hindus by portraying Muslim rulers as plunderers and instigated the Muslims by outlining Hindu rulers as cruel to the Muslim subjects. तो उन्होंने ये चीज़ करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। मतलब वो ऐसा दिखाते थे कि भाई हिंदू रूलर्स को कि जो भी मुस्लिम रूलर्स है वो बहुत ज़्यादा करप्टेड हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्हें भी यही चीज़ों को लेके भड़काते थे कि देखो जो हिंदू रूलर्स है ना वो बेसिकली मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे इतना ध्यान नहीं देते। उसके बाद में दे मेड एफर्ट्स टू जस्टिफाई द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय कन्विंसिंग द मुस्लिम्स दैट हिंदूज वुड नॉट बी एबल टू इकोनॉमिकली थ्वाट देम इन द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट बंगाल। तो उन्होंने मुस्लिम्स को उस टाइम पे भी कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया था कि हम लोग बंगाल का जो है ना लेकर के स्प्लिट इसलिए कर रहे हैं, उसको हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो हिंदूज होंगे, ठीक है, तो हिंदूज की जो मेजॉरिटी होगी वो ऐसे प्रोविंसेस में मुस्लिम्स की हेल्प नहीं करेगी। उसके बाद में हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स वर ट्रीटेड नॉट एज वन नेशन बट एज सेपरेट कम्युनिटीज, ठीक है। उसके बाद में द ब्रिटिश ट्राइड टू स्प्रेड कम्युनल हेट्रेड थ्रू प्रेस, पोस्टर्स एंड लिटरेचर।
उसके बाद में relative educational and economic backwardness of Muslims. So the Muslim society in India was economically and educationally backward because of the following reasons. So the upper class Muslims comprising the zamindars and the aristocrats were anti-British and were hostile to Western education. उसके साथ साथ the British government in India discriminated against the Muslims after the uprising of 1857 as they held Muslims guilty or responsible for the uprising. So they were thus discriminated in the recruitment to civil and military services, जिसकी वजह से वो again पीछे रह गए. The Muslims were not involved in the growth of any organized industry. ठीक है. उसके साथ साथ most of the Muslims were conservatives. ठीक है, and they did not readily accept Western education. The Hindus, on the other hand, received modern education, like gaining an upper hand in the civil and in the government examinations or services. उसके बाद में रूल ऑफ सर सईद अहमद खान. ठीक है, सो सर सईद अहमद खान वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर. ठीक है, अर्लियर ही कंसिडर्ड हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू बी वन नेशन. ठीक है, उन्होंने जो ना पहले वो ऐसा मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक ही नेशन के, मतलब एक ही देश के लोग हैं. ठीक है, बट लेटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज उनका मानना ऐसा हो गया था कि हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं. ही फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875. ठीक है, विच लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. तो आज जो करंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको पहले हम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बोलते थे ऑफ अलीगढ़. ही ऑल्सो फाउंडेड द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन इन 1888. ठीक है, और उनका मेन मोटिव उस समय पे कांग्रेस को अपोज करना ही होता था. ही बिलीव्ड दैट सिंस द हिंदूज कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी इन द कंट्री दे वुड डोमिनेट द मुस्लिम्स आफ्टर द ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया. तो दे यूज्ड टू थिंक कि भाई जैसे ही ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो अभी तक वो ब्रिटिशर्स के गुलाम है लेकिन बाद में वो हिंदूज के गुलाम हो जाएंगे. ठीक है, गुलाम हो जाएंगे एंड वो चीज उनके लिए हिसाब से जो ना और ज्यादा बुरी होगी. So he was of the opinion that the continuation of the British rule would bring education and prosperity among the Muslims. तो वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स, यही अच्छा है कि ब्रिटिशर्स जो ना बने रहें in India. उसके बाद में erroneous interpretation of the history. So the way in which history was interrelated ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म. समझ रहे हो, मतलब जिस हिसाब से वो उसे इंटरप्रेट करते थे उस टाइम पे, उसने भी जो ना बहुत एक तरीके से बढ़ावा दिया ये कम्युनलिज्म को प्रमोट करने का. और उसके बाद में द ब्रिटिश हिस्टोरियंस लाइक जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू एंड मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड्स. तो उन्होंने 3 पीरियड्स में जो ना लेकर के उसे डिवाइड कर दिया, एक हिंदू मुस्लिम पीरियड में और एक ब्रिटिश पीरियड में. ठीक है, द एशियंट पीरियड वाज डिपिक्टेड एज द हिंदू पीरियड व्हाइल मेडिवियल पीरियड वाज क्लासिफाइड एज द मुस्लिम पीरियड. ठीक है, मतलब दो जो उन्होंने ऐसे पोर्शंस में बांटा था कि जो एकदम एशियंट पीरियड है वो हिंदूज का और जो मेडिवियल पीरियड है वो मुस्लिम्स का है. This created communalism among the masses. The idea of composite Indian history was ignored by the British historians, and there was a deliberate attempt to create a rift between the two communities through their history. ठीक है, उसके बाद में communal historians stressed that Indian culture and society had reached a great height during the ancient period but began to decline during the medieval period. मतलब वो कुल मिला के ये भी बोलना चाहते थे through history कि जब एशियंट पीरियड था तो तब जो ना इंडिया बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन मेडिवियल पीरियड में जैसे ही मुस्लिम्स का राज हुआ तब जो है इंडिया की बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ एक तरीके से. दीज हिस्टोरियंस इग्नोर्ड द साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल एडवांसमेंट विच वर मेड ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड. देन आफ्टर दैट राइज ऑफ assertive nationalism. ठीक है, so the policies and speeches of the certain assertive nationalists among like annoyed the Muslims. ठीक है, like for example जो कि लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम ले सकते हो द प्रोपगेशन ऑफ द लाइक शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स जो तिलक के थ्रू होते थे, या फिर एंड औरबिंदो घोष डिड नॉट अपील टू द मुस्लिम्स. ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. सो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया. So because of the economic backwardness of the country contributed to the rise of the communalism in India. As jobs were few, people demanded reservations in the services on the basis of caste, class and creed. ठीक है, तो रिजर्वेशंस की डिमांड होने लगी थी. उसके बाद में दिस डिमांड फॉर रिजर्वेशन वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. द अनएम्प्लॉयड यूथ हाउएवर फेल्ड टू रियलाइज दैट द ब्रिटिश पॉलिसीज वर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, बट अगेन वो आपस में ही लड़ने लगे. उसके बाद में एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश अमंग द
मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो वो ये चाहते थे जितने भी मुस्लिम्स हैं इंडिया में वो ब्रिटिशर्स के लिए, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके लिए जो ना लॉयल रहें, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम एंड टू रिप्रेजेंट देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो मुस्लिम्स हैं उनकी नीड्स को गवर्नमेंट के सामने रखा जाए, टू प्रिवेंट द राइज ऑफ लाइक फीलिंग फॉर हॉस्टिलिटीज बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड अदर कम्युनिटीज, ठीक है। तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि हमदर्दी एक आए बीच में हिंदूज और मुस्लिम्स में या फिर मुस्लिम्स और कोई भी कम्युनिटी में। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट, तो इट like led to Hindu Muslim unity again while Congress accepted the scheme of separate electorates for the Muslims। तब मुस्लिम लीग ने they also accepted the principle of election and majority rule, ठीक है। उसके बाद में the signing of the Lucknow Pact also reunited the early and assertive nationalists। both wings of the Congress were split in the 1907 session of सूरत, लेकिन वो वापस में एक मत हो गए थे वापस से लखनऊ पैक्ट के अंदर, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट में याद रखना क्या बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, एक हुई थी भैया हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, और उसके बाद में दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हुई थी कि जो एसर्टिव्स थे, ठीक है, और जो मॉडरेट्स थे वो भी वापस से रियूनाइट कर गए थे, ठीक है। उसके बाद में द साइनिंग ऑफ द लखनऊ पैक्ट ऑल्सो रियूनाइटेड द अर्ली एंड एसर्टिव नेशनलिस्ट। द यूनिटी बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस स्ट्रेंथेंड द Indian national movement। Till now, the government was repressing the national movement by following the policy of divide and rule। लेकिन अब वो चीज खत्म हो चुकी थी क्योंकि अब लोगों की आंखें खुल गई थी। The British government realized that during the war years of the First World War, it was necessary to pacify Indians to garner their support during the First World War। Thus, they announced the declaration of 20th of August, in which they promised to gradually develop self-government institutions in the country। तो क्योंकि उनको जो है, क्योंकि देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो भी कब हो रही थी, वो हो रही थी भैया 1914 से लेकर के 1918 तक। तो इस समय पे उनको इंडियंस के सपोर्ट की जरूरत थी। तो ऑन 20th ऑफ अगस्त दे डिक्लेयर दैट कि भाई अब हम जो है सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी लाएंगे इंडिया में, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के जो डिमांड्स थी वो अब कहीं ना कहीं 1% फुलफिल होती हुई दिख रही थी बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,